चैप्टर नंबर 10 है व्रत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल। क्या? सर्किल। इसमें व्रत के बारे में हम जानेंगे, क्या है व्रत, क्या है व्रत का केंद्र, क्या है जीवा, क्या है त्रिज्या, क्या है व्रतखंड, क्या है त्रिज्या खंड, क्या है, क्या स्पर्श रेखा है, क्या छेदक रेखा है, वो सारे एक एक करके हम जान लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं क्या है, क्या ये व्रत विद परिभाषा से, है ना। ये है क्या व्रत, वो जान लेते हैं। व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से, नियत बिंदु, ये समझो नियत बिंदु, ये एक नियत बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित होता है। एक अचर दूरी पर स्थित होता है। परिभाषा कोई न लिखवाएगा तुमसे कक्षा 10 में, लेकिन इन परिभाषा से 2-3 चीजें जान जाओगे। देखो, व्रत उन बिंदुओं का ऐसा समूह होता है। देखो, जो मैं व्रत बना रहा हूं, मान के चलो ये व्रत है, ठीक है। अब इन बिंदुओं, ये बिंदु ही तो होंगे भाई जगह जगह, इनकी इसकी चारों ओर, तभी तो व्रत बना है। जो एक नियत बिंदु से एक अचर दूरी पर होता है। नियत बिंदु ये फिक्स बिंदु ये, और एक अचर दूरी पर स्थित होता है। मतलब भाई यहाँ भी इतनी दूरी, यहाँ इतनी दूरी, यहाँ इतनी दूरी, यहाँ, समझ गए। तो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से, बिंदुओं का जो समूह होता है उससे क्या कहते हैं? व्रत। एक नियत बिंदु से एक नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को व्रत कहते हैं। और यही जो नियत बिंदु है, ये वाला, यही क्या होता है हमारा? क्या होता है? केंद्र। बढ़िया, समझ गए ना। जो हम केंद्र है, सेंटर बोलते हैं इसे, ये क्या है? व्रत का नियत बिंदु। व्रत का नियत बिंदु। व्रत के नियत बिंदु से ही हम क्या कहते हैं? सेंटर। व्रत बना कैसे? व्रत का कोई नियत बिंदु है, उससे नियत दूरी पर, एक फिक्स दूरी पर जो व्रत बिंदुओं का जो समूह है, उनसे बनता जो चित्र, जो आकृति बनेगी, एक बंद आकृति, वो व्रत है हमारी। और जो नियत बिंदु है उसी को हम सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। समझ गए ना। और भाई जब ये नियत बिंदु है तो ये वाली तो नियत दूरी हो गई, या अचर दूरी हो गई, बात तो वही है ना। इसी अचर दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। समझ गए बात को? ना समझे? व्रत की अचर दूरी या नियत दूरी लिख लो। व्रत की नियत दूरी, भाई ये नियत बिंदु है, इसको सेंटर कहते हैं। ये नियत दूरी है, इसको त्रिज्या कहते हैं। सही है। जिसको हम किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। आर से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में हम रेडियस लिखते हैं, रेडियस, और रेडियस का पहला अक्षर आर है, इस वजह से आर। समझ गए? ठीक है ना। हाँ, तो व्रत का जो नियत बिंदु होता है वो केंद्र होता है, और जो नियत दूरी होती है व्रत की, वो क्या होती है?
त्रिज्या होती है। अब देख लेते हैं भाई इसके बाद में परिधि। परिधि क्या होती है? परिधि पता है? चलो परिधि जान लें। देखो दो तरह की लंबाइयां होती हैं भाई। एक लंबाई तुमने देखी होगी, ये लंबाई है, ये भी। अब ये देखियो है तो लंबाई। अब अपने क्या देते हैं कि भैया ये चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। कोई खेत ऐसे है तो कहते हैं भाई जो लंबा है वो लंबाई है, चौड़ा है चौड़ाई है। लेकिन कायदा में तो लंबाई नापेंगे इसकी भी और इसकी भी लंबाई तो नापेंगे जब भला से चौड़ाई है। सही है ना? तो ये सब सारी क्या लंबाई है। लेकिन ये देखिए अगर कोई रेखा ऐसा हो तो इसकी भी तो कोई लंबाई होगी। कोई रेखा ऐसी हो तो इन रेखाओं से कहते हैं सीधी रेखा। कैसी रेखा? सीधी रेखा। और इन रेखाओं से जो मुड़ी हुई चलती हैं ऐसे करके गोल घेरा में, इससे कहते हैं वक्र। ये सीधी रेखा की लंबाई, ये वक्र रेखा की लंबाई। इतनी बात समझ गए? ये वक्र, वक्र समझ गए? घुमावदार, घुमावदार से क्या कहते हैं? वक्र। अब परिधि समझ में आ जाएगी। परिधि क्या है? वृत्त के चारों ओर के वक्र की लंबाई होती है। वृत्त के चारों ओर के वक्र की लंबाई। परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों ओर के वक्र की लंबाई। देखिए अब भैया यहां से मानो और यहां से अब कोई सीधी रेखा तो है ना, घुमावदार ये यहाँ घूम रही है, घूम रही है, घूमते घूमेगी ये तो अब वही पॉइंट पे आ जाती है। तो ये जो घुमावदार की लंबाई है वक्र के मतलब वृत्त के चारों ओर की जो सीधी रेखा की लंबाई तो बोल नहीं सकते हम। क्या बोलेंगे? चारों ओर के वक्र की लंबाई। वक्र मतलब घुमावदार जो होता है। वक्र के वृत्त के चारों ओर के जो वक्र की लंबाई है उसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि जान गए ना? क्या होती है परिधि? बोलो। वृत्त के चारों ओर की ये वाली ये चारों ओर की लंबाई। कैसे लंबाई कैसी होती है? क्या ये सीधी रेखा की लंबाई है? नहीं, लंबाई है वक्र लंबाई। ये क्या होती है? ये बोलो। ये अरे गधो, ये क्या होती है? परिधि। सही है। किसी भी परिधि की लंबाई तुम्हें क्वेश्चन में पूछ सकता है। भैया एक वृत्त काट देगा और बता देगा वो कि यहां से लेके इसकी त्रिज्या 8 है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी? वक्र की लंबाई मतलब परिधि कितनी होगी? या त्रिज्या 7 है तो कितनी होगी? या त्रिज्या 6 है कितनी होगी? त्रिज्या 1 2 3 x y z कुछ भी दे सकता है, लेकिन परिधि पूछेगा। क्या देके पूछेगा? परिधि, त्रिज्या देके। और त्रिज्या देके परिधि पूछे तो उसके लिए एक सूत्र है वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि का सूत्र है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। 2 का मान पता है, पाई का मान जहां पाई का मान तुम 22/7 लगा सकते हो। समझ में आई ना बात? अब तुम्हें 2 पता है, हर सूत्र में पाई का मान 22/7 लगा देना और r का मान तुम्हें दिया होगा 8 दिया हो तो 8 लगा दो, 7 दिया है तो 7 लगा दो, 6 दिया है तो 6 लगा दो। और यदि मान के चलो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो इसी त्रिज्या से हम ये बता देंगे कि यहाँ कितनी लंबी इसकी लंबाई कितनी है चारों ओर की।
अगर हमें इसकी तारकसी करनी हो ऐसे खेत की या कुआं की, तो कितना तार हमें लेके आना पड़ेगा शहर से। केवल बीच के पॉइंट से ये दूरी नाप लो, मान के चलो ये 14 है, तो हमें शहर से कितना तार लाना पड़ेगा। इस वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि से ये सूत्र लगा के निकाल लेंगे हम। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14। 7 दूनी 14। अब कितने बचे, 4, 2 22 और 4, यानी 2 दूनी 4 कर लो, यानी 4 गुणा 22 बचे, 22 दूनी 22 चौक 88। यानी कि यदि वृत्त की परिधि 14 मीटर है तो हमें 88 मीटर स्क्वायर, अब 88 मीटर तार लाना पड़ेगा, तब जाके इसकी तारकसी कर पाएंगे। तो किसी भी त्रिज्या से हम उसकी परिधि आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो, निकाल सकते हैं। बताओ समझ में आ गई ना ये बात? चलो अगला पॉइंट समझ लो, चाप। क्या? चाप। चाप को अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड। समझ में आ रही है अभी बात? चाप क्या है? अब देखो भैया, जे परिधि है तुम्हारी ये वाली 4 ओवर की, इसे याद कर ले करोगे। अब चाप क्या होती है? परिधि का एक छोटा ही सा भाग होता है। क्या होता है? बताई हमने तुम्हें, हमें कल थोड़ा सा हमने क्लास ले ली तुम्हारी, तो हमने बताई कि वृत्त के अंदर कोई 2 बिंदु हैं, उसकी जो वृत्त, उस वो जो परिधि आ रही है जितने बीच की, वही चाप है ये। लेकिन एक चाप ये है, इसका पॉइंट का नाम रख दिया ए, इसका रख दिया बी, तो चाप का मान हो गया ए बी। तो हम लिखेंगे चाप ए बी। ये चाप का जो निशान होता है वो इस टाइप से होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाप ए बी। समझ गए बात को? तो चाप लिख भी सकते हैं, उसका निशान भी लगा सकते हैं। जैसे हम त्रिभुज ऐसा लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी। समझ गए ना बात को? ऐसी चाप का ये निशान है ये वाला। लेकिन समझ में आओ, एक चाप तो ये है ए बी, और एक चाप ये है ए बी। जे भी तो भैया चाप ये है भाई, जे भी तो चाप है। तो इनके नाम रख दिए, जो छोटी है और ये बड़ी है। जो बड़ी है वो उसे कह देती है दीर्घ चाप, और जो छोटी है उसे कह देते हैं लघु चाप। आई होगी, उम्मीद है समझ में आई होगी है। तो चाप क्या है बोलो? परिधि का कोई छोटा सा भाग है। सही है? चाप वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि का कोई भी भाग हो सकता है। परिधि का कोई भाग चाप कहलाता है। परिभाषाएं तुमसे ना लिखवा रहा हूं, कोई पेपर में ये परिभाषाएं ना आएंगी। सही है? लेकिन हो सकता है ट्रू फॉल्स में या किसी में आना, लेकिन तुम्हें हम केवल समझाने के मकसद से लिखा रहे हैं ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे के सवाल सही होंगे ना। तुम्हें चाप और ये परिधि, ये त्रिज्या, ये केंद्र, ये इसके बारे में ना पता होगी तो सवाल कहाँ से होंगे? समझ गए ना? तो इस वजह से समझो, क्योंकि इनके वृत्त के अंदर जो भी इसके पार्ट होते हैं, वे इससे क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, तो इन्हें हमें पता होगी तो आगे के सवाल की भाषा हम समझ पाएंगे। और जब हमें इन शब्दों को ज्ञान ही ना है तो सवाल की भाषा हम ना समझ पाएंगे। तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक, इसका पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ये हो गई चाप ए बी। समझ गए? तो हम इसके लिए चाप के लिए दूसरा बना दें। इसके लिए ये है, इसके लिए यहां बना दे रहे हैं। कोई भी भाग चाप होता है, चाप कहलाता है। वृत्त की परिधि का कोई भाग चाप कहलाता है। कोई भाग, मानो यहाँ वृत्त है, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी,
तो ये जो भाग है ये भाई ये जो है परिधि का ही तो भाग है कोई है, तो ये होता है चाप। क्या होता है? चाप। लेकिन चाप इसका नाम रख देते हैं हम चाप ए बी। अब दिक्कत ये आ गई, चाप ए बी तो ये भी है, लेकिन ए से स्टार्ट करके बी तक यहां तक जा रहे हैं, तो ये भी तो ए बी है चाप। तो हमने ये वाली बात बताई, जो बड़ी चाप है उससे कहेंगे दीर्घ चाप, और जो छोटी चाप है उससे कहेंगे लघु चाप। तो चाप को दो भागों में बांट दिया है इन्होंने। एक है जो बड़ी चाप है तो उसे कहेंगे दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। और इसमें दीर्घ चाप कौन सी है? ए बी है, तो भैया ए बी। और जो छोटी है उसे कहेंगे लघु चाप, और लघु चाप का नाम तो भैया सेम ही रहेंगे। देखो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग होता है वो चाप कहलाती है। चाप दो बनेंगी भाई, दो तरह की होती है, जो छोटी होती है उसे लघु चाप, जो बड़ी होती है वो दीर्घ चाप। समझ में आई होगी? ठीक है, वो उठाइए मिटाने वाला। आगे का समझो। उसके बाद में जानते होगे तुम जीवा, नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। कोई है नया तुम में से? जीवा भाई चाप को कोड नहीं कहते हैं, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, जीवा को बोलते हैं कोड। ठीक है ना? जीवा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीवा को? कॉर्ड। थोड़ी सी गलती हो गई थी, चलो समझो। जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु होते हैं। मान के देखो, यहां पहले समझ लो, वृत्त पर कोई भी दो बिंदु, एक मान के चलो यहां और एक मान के चलो यहां। इन दोनों बिंदुओं से जो बनने वाला एक सीधी रेखा, इसी रेखा से हम जीवा कहते हैं। तो यहीं क्यों बनाई जो दो बिंदु? तुम्हारी इच्छा, यहां बना ले, यहां बना ले। ये जीवा, सॉरी नहीं मिली, ये जीवा है, ये भी जीवा होगी। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये भी जीवा होगी। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये भी जीवा होगी। तो वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उसको क्या कहते हैं? जीवा। वृत्त पर स्थित, वृत्त, लेकिन वृत्त पर स्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक यहाँ और मिला दो तो जीवा है, ये नहीं है जीवा। वृत्त पर स्थित होने चाहिए। वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदुओं, कोई दो बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा, मिलाने से बनी रेखा क्या कहलाती है? जीवा। जीवा कहलाती है। समझ गए बात? जीवा कहलाती है। कोई भी दो बिंदु, भैया यहां ले लो, यहां ले लो, जीवा, यहां ले लो, यहां ले लो, जीवा, ये भी जीवा। एक बिंदु एक यहाँ जीवा, एक बिंदु एक ये जीवा, एक बिंदु एक जीवा, ये सब जीवाएं। और जब इधर से जीवाएं तो हमारी ये भी इधर से भी जीवाएं हो सकती हैं। सही है? तो जीवा क्या होती है अच्छी तरह से जान गए क्या होती है। वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु हैं, उन्हें हम मिला दें, सीधी रेखा कर दें उन्हें, तो क्या है कहलाती है? वो जीवा कहलाती है वृत्त की। और यही जीवा, इसका कार्य क्या है?
स्टार लगा के लिख लो। जो जीवा है भाई, एक वृत्त है और वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु हैं। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो इन बिंदुओं को जो मिलाएंगे हम तो इस जीवा कहलाती है ये। यही जीवा, इसी जीवा का क्या काम है कि जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। दो भागों में विभाजित कर देती है। कौन कर देती है विभाजित? जीवा किसे? वृत्त को। यानी कोई भी जीवा है वो किसी भी वृत्त, अगर जीवा है और वृत्त की जीवा है तो वो वृत्त को दो भागों में बांटेगी। देखो एक भाग ये बन गया, एक ये। चलो यहाँ जीवा ऐसे लगा ले तो एक भाग जे बन गया, एक जे बन गया। चलो जीवा इस टाइप से बना लो तो एक जे बन गया, एक जे बन गया। यानी वृत्त को कोई यदि जीवा है, एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। समझ गए? अब बांट तो देती है, इसी भाग को हम वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहते हैं। इसी भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्त। इसी भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्त खंड। हाँ, वृत्त खंड या वृत्ताखंड कहते हैं। अब समझ गए? तो ये वाला जो खंड है, इसे ये क्या है? वृत्त खंड। पूरा था वृत्त, जीवा ने बांट दिया, अब बन गया वृत्त खंड। तो ये भी क्या बना? वृत्त खंड या वृत्ताखंड। समझ गए? अब एक ही सवाल में, एक ही चित्र में दो वृत्त खंड हो तो समझ में ना आती है बात। सवाल में जब हम यूज करेंगे कि ये वाला वृत्त खंड है या ये वाला वृत्त खंड है तो कंफ्यूज होगा। तो इसकी पहचान के लिए वृत्त खंड को दो अलग अलग नाम दिए हैं। जो बड़ा वृत्त खंड है उससे कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, और जो छोटा वृत्त खंड है उससे कहेंगे लघु वृत्त खंड। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सुने होंगे तुमने, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इनके उत्तर जब देते होगे तो काफी बड़े देते होगे, दो दो तीन तीन पेज में। और एक होते होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब तुम बताओ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़े होते हैं या लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर बड़े होते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर बड़े होते हैं या लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर बड़े होते हैं? तो इनके जो आंसर होते हैं वो दीर्घ के बहुत लंबे लंबे जाते हैं, और जो लघु के होते हैं वो भाई 50 शब्दों में दे दो, 100-180 में दे दो, एक पेज में दे दो इनका। तो लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब है बड़ा। तो जो खंड बड़ा है उसका नाम रख दिया दीर्घ वृत्ताखंड, और जो छोटा है उसका रख दिया लघु वृत्ताखंड। समझ में आई ना? तो वृत्त खंड भी इन्होंने दो टाइप के कर दिए वृत्त खंड। तो वृत्त खंड क्या है? जो बड़ा है उससे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्ताखंड। जैसे चाप एक बड़ी थी तो उससे दीर्घ चाप बोलते थे और लघु चाप बोलते थे, ऐसे ही जो वृत्त खंड बड़ा है उससे कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। सही है? और जो छोटा है उससे कहेंगे लघु वृत्त खंड। समझ में आ गई ना बात? बोलो। उसके बाद आ जाओ तुम व्यास पे। जीवा समझ गए होगे तो अब व्यास समझ लेते हैं, क्योंकि व्यास ही जीवा पर टिका है। जीवा समझ में आ गई तो व्यास तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो व्यास अंग्रेजी में कहते हैं इसे डायमीटर, और प्रदर्शित करते हैं डी से। समझ गए? जैसे हम इसे आर से दिखाते हैं त्रिज्या को, उसे डी से दिखाएंगे।
इसलिए जब तक हम प्रश्नावली करेंगे ये हमारी त्रिज्या और ये व्यास हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। जिस भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे किसी में त्रिज्या देखने को मिलेगी, किसी में व्यास देखने को मिलेगा। तो इनके संबंध तो बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लो व्यास होता क्या है। व्यास वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है, सबसे मेन पॉइंट है ये वाला पहला। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जैसे भैया जीवा तो जे भी है, जीवा तो जे भी है, जीवा तो ये 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 भी है, 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 जीवा है सब। लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? सबसे बड़ी जीवा होगी सबसे बीच में होगी और सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इसके इधर को जाओगे तब भी छोटी होती जाएगी, इधर को छोटी होती जाती है जीवा। जो सबसे बीच में होती है जीवा वही बड़ी होती है, और उसी से हम कहते हैं वृत्त का व्यास। एक खास बात यह है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और दूसरी खास बात यह है कि ये जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। यही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तभी व्यास कहलाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी जीवा होगी तो वो केंद्र से होकर जाएगी, सेंटर पॉइंट से होकर जाएगी, इस नियत बिंदु से होकर जाएगी। समझ में आ गई ना? तो यही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। मान के ये वृत्त है, ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट मतलब केंद्र बिंदु, सही है। तो अब सबसे बड़ी जीवा कहाँ लगा सकते हैं भाई? ये तो जब सबसे बड़ी जीवा लगाएंगे तो वो अपने आप ही वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। वो समझ गए बात को? कोई कहेगा हम तो यहाँ से ले जाएंगे वृत्त के, ले केंद्र से होकर चलेगी, तो जे भी वो हो गई व्यास। कोई तुम में से कहेगा भाई हम तो यूं ले जाएंगे, भाई ऐसे ले जाओ। केंद्र से होना चाहिए, केंद्र से जानी चाहिए, और जो केंद्र से होकर जाएगी वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बनेगी, उसी सबसे बड़ी जीवा से व्यास करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कौन सा, कि यदि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है, तो ये क्या है? ये त्रिज्या, सही है, और पूरा क्या है? व्यास। तो ये बताओ, और हमें जब भी सवाल करेंगे त्रिज्या और व्यास हमें हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो ये बताओ, इतनी से त्रिज्या कहते हैं, अब पूरे वाले से व्यास कहने लगे हम, सही है। कौन बड़ा है इनमें से? त्रिज्या बड़ी है कि व्यास? व्यास बड़ा है। कितना बड़ा है? आधा तो जे है त्रिज्या और पूरा है व्यास। तो व्यास कितना बड़ा है? दुगना। मान के चलो ये त्रिज्या 4 है, 4 इधर की भी तो होगी, तो व्यास बनेगा 8 का। समझ गए? तो इनका संबंध है त्रिज्या और व्यास। जो व्यास जो होता है, जो समझ गए ना, जो व्यास जो होता है, व्यास वो 2 से गुणा कर दो त्रिज्या की तो अपने आप निकल जाता है 2r। यानी व्यास जो है वो 2r के बराबर होता है, यानी त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। r ना समझ पाओ तो यहाँ r की जगह लिख लो त्रिज्या, यानी व्यास त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। जैसे किसी की त्रिज्या 3 है और कोई व्यास पूछे तो ये वाला सूत्र लगा दो भैया, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या को मान दो 3, तो 2 गुणा 3, तो व्यास कितना हो जाएगा? 6, और वैसे भी 6 हो जाएगा। तो जे क्या हमें निकालने की इतनी ज्यादा आवश्यकता है? तो सोच के ही बता सकते हैं। किसी का व्यास 12 है, किसी कोई वृत्त है, उसका सेंटर पॉइंट से जो दूरी है 12 है,
तो बताओ व्यास कितना होगा? 24। अब उल्टा भी पूछ सकता है, किसी का व्यास 36 है, व्यास 36 है तो त्रिज्या बता। अरे गधो, 18। जब व्यास 36 है, इस बार व्यास पूरा 36 है, अब उल्टी पूछिए, त्रिज्या पूछिए तो आधी कर दे। व्यास देके त्रिज्या पूछे आधा कर दो, त्रिज्या दे दी है व्यास पूछा है तो दोगुना कर दो। भाई त्रिज्या दे दी है व्यास पूछे तो डबल कर दो, 12 दूनी 24। और व्यास दे दिया हो त्रिज्या पूछी है तो आधी कर दो। देख लो आधी वाली दी है कि पूरा वाला दिया है। हम कह रहे हैं त्रिज्या तो मतलब आधी वाली दी है। त्रिज्या है 6 तो व्यास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12। और हम कहें व्यास है 20 तो त्रिज्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 10। और सिंपल सा पॉइंट समझने, ठीक है ना? समझ गए बात को? तो व्यास क्या है? सेंटर से होते हुए जाता है ये, और सबसे बड़ी जीवा होती है। समझ गए? हाँ, एक बात और समझ लो, अगर कोई पूछे अगर इसी पॉइंट से अगर व्यास खींचे तो हम अनगिनत व्यास खींच सकते हैं। भैया देखो यहाँ 1 व्यास, हमने तुम्हें जब खींच के बताया 2 व्यास, 3 व्यास, वैसे सब व्यास ही तो हैं, केंद्र से होके जा रहे हैं, सब व्यास हैं, ये सब व्यास हैं। और अनगिनत व्यास हम खींच सकते हैं, लेकिन सेंटर से होके जाना चाहिए, ठीक है? अब इस टाइप से व्यास खींचा, हम इस टाइप से भी खींच सकते हैं, तब भी सबसे बड़ी होगी। चलो व्यास के बाद समझो त्रिज्या खंड। क्या? त्रिज्या खंड। व्यास का जो सूत्र है दोबारा लिख लो, 2 गुणा त्रिज्या। सही है? त्रिज्या खंड क्या है ये समझो। तो हमने क्या बताई कल? त्रिज्या खंड कोई बताएगा? कल हमने थोड़ी बताई त्रिज्या खंड के बारे में, हैं? हाँ चलो, वो दिख रही है तुम्हारे वैसे त्रिज्या खंड, लेकिन डिटेल से समझ लो। किसी वृत्त के अंदर, किसी भी वृत्त के अंदर 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, हालांकि इनकी लंबाई समान होंगी, 2 त्रिज्याएं हैं। इन त्रिज्याएं और ये वाला जो चाप है, भाई ये है ना चाप है, 2 त्रिज्याएं और साथ में उसकी चाप से जितना क्षेत्रफल घिरेगा वो उसे कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। समझ गए? लेकिन बात समझ में ना आई, ये एक बात ये समझ में ना आई कि चलो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, और इससे बनने वाला ये चाप ये है, तो ये त्रिज्या खंड बन गया। लेकिन एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो चाप जे भी तो है, और जे वाला भी तो जे भी तो हो सकता है। ये भी, ये ना त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड है। क्योंकि त्रिज्या खंड की शर्त क्या है कि 2 त्रिज्याओं से घिरा होना चाहिए और एक चाप। 2 त्रिज्याएं और चाप से जो घिरा क्षेत्रफल है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये वाला त्रिज्या खंड है कि ये वाला त्रिज्या खंड है? कौन सा? दोनों ही त्रिज्या खंड होते हैं। अब इनकी पहचान करने के लिए यही वाला सूत्र, मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। जो बड़ा है उससे कह देंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, जो छोटा है उससे कह देंगे लघु त्रिज्या खंड। सही है ना? तो केवल हम त्रिज्या खंड के बारे में बता दें। क्या है त्रिज्या खंड? 2 त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र। 2 त्रिज्याओं के बीच
दो त्रिज्याओं तथा एक चाप, दो त्रिज्याओं तथा चाप, चाप के बीच घिरा क्षेत्र, घिरा क्षेत्रफल क्या कहती है? त्रिज्या खंड कहलाती है। अब समझन में, ये त्रिज्या खंड है, ये तो ये वाला जो हो गया ये त्रिज्या खंड है। चित्र तुम आराम से बना लियो, बड़ा सा तुम बड़ा सा बना लियो, ठीक है। त्रिज्या खंड का नाम अगर दें हम तो पूरा त्रिज्या खंड हो जाएगा AOB। सही है, इतनी सी उतार लो। चलो देख लो एक बार, रिवीजन मान ले हैं। वृत्त क्या है? एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित होता है। नियत बिंदु से अचर दूरी पर सब जो बिंदुओं का समूह है और इससे बनी आकृति क्या है? ये वृत्त। वृत्त केंद्र जो नियत बिंदु है, यही इसी से सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और ये जो नियत दूरी है, जो वृत्त की नियत दूरी है, वैसे नियत बिंदु से वृत्त की परिधि तक की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, लेकिन हमने केवल इतनी लिखा दी है, वृत्त की नियत दूरी। सही है। चलो परिधि क्या है? परिधि है लंबाई वृत्त की। कौन सी लंबाई? वक्र, चारों ओर की लंबाई, वृत्त के चारों ओर के वक्र की लंबाई। जहां समझो वक्र आ गया, समझो घुमावदार वाला पूछ रहे हैं, आगे तुम पढ़ोगे बेलन पढ़ोगे, गोला पढ़ोगे, तो उनका आता है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ एक आता है वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो समझ ले लो, हम तुम्हें बता दे रहे हैं क्या है वक्र पृष्ठ। कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है हमारे पास। वक्र पृष्ठ मतलब ऐसे समझो गिलास है कोई, और गिलास का जो क्षेत्रफल है चारों ओर का, जो उसमें चारों ओर की चादर लगी हुई है, वो वक्र पृष्ठ होता है। वक्र का मतलब है घुमावदार। आगे और समझा देंगे, कोई टेंशन वाली बात ना है। वृत्त के चारों ओर के वक्र की लंबाई को ही परिधि कहते हैं। परिधि, जिसे हम आयत में और आयत हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, वर्ग हो, उसमें हम बोलते हैं परिमाप, इसमें बोलते हैं परिधि। ठीक है ना। वो सीधी रेखाओं से मिलके बनता है परिमाप। ये वक्र की लंबाई से मिलके बनता है, तो इसके अलग अलग नाम रखती है। इसे परिधि बोलते हैं, उसे परिमाप बोलते हैं, वैसे चीजें एक ही है। वृत्त की परिधि अगर हमें निकालना हो कि भैया कितनी परिधि है, कितनी लंबाई है, और त्रिज्या पता हो उसकी, तो उसे 2πr से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पाई क्या है? पाई का मान हम 22/7 लगा सकते हैं। चाप क्या है? बस परिधि का कोई छोटा सा भाग होता है, ये चाप। लेकिन बड़ा होगा तो दीर्घ चाप, जो छोटा होगा लघु चाप। आगे देखो जीवा, कॉर्ड, वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। भाई कोई दो बिंदु हैं और उन्हें मिला दो, वो जीवा बन जाती है। और एक वृत्त के अंदर अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं हम। कितनी खींच सकते हैं? हमने तुम्हें खींच के भी दिखाई थी, ठीक है। और जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है, तो दोनों के नाम लाजमी ही अलग अलग होना जरूरी है। जो बड़ा बनेगा उसे दीर्घ वृत्ताखंड, जो छोटा बनेगा उसे लघु वृत्ताखंड। जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और वृत्तखंड दो बन जाते हैं, बड़े वाले से दीर्घ कहते हैं, छोटे वाले से लघु वृत्तखंड कहते हैं। सही है। उसके बाद में समझो व्यास। व्यास क्या होती है? सबसे बड़ी क्या होता है? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और ये केंद्र से होकर निकलती है। अगर कोई भी जीवा है केंद्र से होकर ना निकले, साइड में होकर निकल जाए, वो समझो व्यास नहीं है। व्यास तभी होगा वो सेंटर पॉइंट से होकर जाए, ठीक है ना। और व्यास त्रिज्या से भी निकाल सकते हैं हम। यदि किसी की त्रिज्या 2 है तो व्यास हो जाएगा 4, दुगना। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, लेकिन त्रिज्या आधी होती है। सही है।
त्रिज्या खंड क्या है? दो त्रिज्या तथा चाप, दो त्रिज्या तथा चाप के बीच घिरा क्षेत्रफल। भैया दो त्रिज्या, जैसे एक त्रिज्या ही है, एक त्रिज्या ही है, हालांकि दो त्रिज्या ना, त्रिज्या एक ही है, इनकी लंबाई भी समान होंगी, लेकिन इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल है, तो फिर एक बंद, एक ये चाप का, दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो घिरा क्षेत्रफल है, उसी से हम क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। समझ गए? इससे आगे हम 2 पॉइंट और हैं, एक समझो छेदक रेखा और समझो स्पर्शी रेखा, उसके बाद में हम क्लास खत्म करेंगे। ठीक है? क्लास, इस क्लास में 2 पॉइंट और हैं, उसे समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। 2 पॉइंट कौन सा है? एक है छेदक रेखा। क्या? सबसे पहला पॉइंट है छेदक रेखा। छेदक रेखा, इसी छेदक रेखा का दूसरा नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? ये छेदक रेखा कोई भी वृत्त है, उस वृत्त को कोई रेखा 2 बार काटती है। एक बार यहां काट के निकल गई, एक बार यहां काट के निकल गई, तो ये जो रेखा है AB, इसी रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। सही है? वह रेखा जो वृत्त को, वृत्त के 2 बिंदुओं पर, वृत्त के 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर, वह रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं से होकर जाती है, से होकर जाती है, छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा ना कह पाए तो हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? छेदक रेखा हम ना कह पाए तो प्रतिच्छेदी रेखा, एक ही बात है, छेदक रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। किसी भी वृत्त पर हम अनंत, कई भी बहुत सारी प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं। भैया 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, छेदक बन गई। 2 पॉइंट से कोई भी रेखा कहीं से आ रही है और बस निकल जाए, प्रतिच्छेदी रेखा बन जाती है। सही है? अगला पॉइंट है स्पर्शी रेखा। स्पर्श रेखा या स्पर्शी रेखा, स्पर्शी रेखा से हम कहते हैं टेंजेंट। चलो इंग्लिश मत बोलो। स्पर्शी रेखा, स्पर्शी रेखा क्या है? ये रेखा वह रेखा होती है रेखा ही है। यहाँ स्पर्शी रेखा लिख लो, स्पर्शी रेखा का नाम लिख लो स्पर्शी रेखा। इसमें क्या हो जाएगी? AB। समझ गए? AB क्या है? स्पर्श रेखा है। ओ सॉरी, छेदक रेखा, सॉरी छेदक रेखा। इसमें छेदक रेखा कौन सी हो जाएगी? AB। स्पर्शी रेखा समझो, ये जो है स्पर्शी रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु, वृत्त के वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श, एक बिंदु को स्पर्श करके मतलब छू के, ठीक है, वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती है, वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे स्पर्श एक बिंदु है भैया ये, अब कोई रेखा आ रही है और इसको, इसी को छू के निकल के जा रही है। देखो भैया, ले छू के निकल गई, तो रेखा है ये,
और छुआ किसको इसने, वृत्त को, तो इसको यहाँ वृत्त को लिए छुआ, यही इसे ये इसका नाम हो गया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और जहां इस बिंदु को छुआ उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। बोलो समझ में आ गई ना बात। तो कोई भी वृत्त को अगर कोई रेखा स्पर्श करके निकल के जा रही, देखो यहाँ स्पर्श करके निकल गई, तो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु। तुम्हारे मन में आ रही हो ऐसे ऐसे कर दो ना, यूं तो स्पर्श करके निकल के जा रही है, स्पर्श करके ना निकल के जा रही है, अब छेद के निकल के जा रही है। यहाँ से भी छेद का आई है, ये छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा होगी तो वो बाहर से ही छुएगी, अगर अंदर से छुएगी तो फिर आर पार रह जाएगी, वो छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है। स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा एक वृत्त पर कितनी खींच सकते हैं, बोलो दो। स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, किस काफी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। हम एक वृत्त पर छेदक बन गई है, तो ये भी स्पर्श रेखा है। एक वृत्त पर हम अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। याद रहेगा पॉइंट। स्पर्श रेखा लिख लो स्टार लगाकर। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। सही है ना बात। लेकिन एक पॉइंट और समझ लो, अनंत तो खींच ही सकते हैं, इस वृत्त का ये पॉइंट है, ऐसी कितनी रेखाएं खींच सकते हो स्पर्श जो यहीं से होके जाए। केवल एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं स्पर्श, चलो देखते हैं। एक, चलो दूसरी रेखा खींच लो, इस पे रेखा आई और सीधी ले जा रहे हैं तो छेदक बन गई। तो वृत्त के किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। समझ गए बात। वृत्त पर तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, पूरे वृत्त पर तो कहीं भी कितनी भी खींच लो, लेकिन एक बिंदु पर एक ही खींच सकते हैं। सही है, समझ में आई ना। वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक ही खींच सकते हैं, ध्यान रखिए। सही है। वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक। ठीक है। और स्पर्श रेखा होती कैसी है मैंने बता दी, थोड़ा ढंग से बना लो। चल एक वृत्त है ये, और एक रेखा ये जा इस प्रकार जा रही है वृत्त को छूते हुए। ये इस प्रकार से जा रही है, ये वृत्त। सही है। ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम रखेंगे हम टी क्यू। ये स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा अगर है तो ये है टी क्यू। इसमें समझ में आ गई ना बात है। वृत्त के एक ही बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, परंतु वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है ना। उतार लो। नेक्स्ट बाकी की अगली क्लास में कराएंगे।